नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। उत्तर प्रदेश की सियासत, जहां हर चुनाव से पहले कोई न कोई नया सियासी समीकरण जन्म लेता है। कभी एमवाई समीकरण, कभी पीडीए, तो कभी सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि बिहार की सियासत में हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान लखनऊ की गलियों में एक ऐसा सियासी पत्ता फेंकेंगे जो समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के खेमे में हलचल मचा देगी। जी हाँ, आज बात सिर्फ बयानों की नहीं है, बात उस नए खेल की है जिसे चिराग पासवान ने नाम दिया है P3 यानी कि PPP फॉर्मूला, ट्रिपल पी फॉर्मूला। अब आप पूछेंगे कि ये P3 क्या है, तो सीधा जवाब समझिए। ये P3 का मतलब है पंडित, पासी और पासवान। जहां एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए है जो कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने मैदान में उतार दिया है अपना P3 और इसके साथ तड़का लगाया है जेनजी यानी कि नए दौर के युवा वोटर्स और चाणक्य चौपाल का। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर चिराग पासवान बिहार की सीमा लांघकर यूपी में अपनी जमीन क्यों तलाश रहे हैं, इसके पीछे उनका अतीत क्या रहा है, आज की तारीख में वे क्या कर रहे हैं और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर इतना बेचैन क्यों है। चलिए सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो का माहौल समझाते हैं। आपने नेताओं की रैलियां देखी होंगी, वहीं लंबी लंबी भाषण, मंच, मालाएं और पुरानी घिसी पीटी नारेबाजी। लेकिन चिराग पासवान ने यूपी के जिलों में जो शुरुआत की है उसका तरीका थोड़ा अलग है। उन्होंने शुरुआत की है चाणक्य चौपाल का। इसका नारा है युवाओं के अधिकार और इस बार जेनजी की सरकार, ये नारा दिया गया है। इसका अंदाज भी बहुत अलग है। इसका अंदाज पारंपरिक राजनीतिक मंच के बजाय युवाओं के साथ म्यूजिक, कल्चरल कनेक्ट और खुली बातचीत की जा रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई इसका टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है 18 से 28 साल के फर्स्ट टाइम और युवा वोटर्स को साधने का। चिराग की पार्टी जो कि है एलजेपी, रामविलास के सांसद और नेता अब युवाओं के बीच जाकर उनकी भाषा में बात कर रहे हैं। वे बात कर रहे हैं रोजगार की, आधुनिक शिक्षा की, मेंटल हेल्थ और आर्थिक आजादी की। चिराग खुद को एक मॉडर्न, विजनरी और युवा नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। वे ये जताना चाहते हैं कि यूपी की राजनीति सिर्फ पुरानी जातिवाद दीवारों में कैद नहीं रह सकती, बल्कि एक नए दौर के युवा यानी कि जेनजी को एक नया चेहरा चाहिए। लेकिन राजनीति में हर नए चेहरे के पीछे एक मजबूत सामाजिक गणित होता है और यहीं से एंट्री होती है चिराग के सबसे बड़े दांव की यानी कि P3 समीकरण की। अब इस समीकरण को बहुत बारीकी से समझिए। चिराग ने जिन 3 वर्गों को चुना है उनके पीछे यूपी का बहुत बड़ा वोट बैंक छिपा है। सबसे पहला है पंडित यानी कि ब्राह्मण समाज। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा निर्णायक माना जाता रहा है। पिछले कुछ समय से यह चर्चा चल रही है कि ब्राह्मण समाज अपनी हिस्सेदारी और सम्मान को लेकर अलग अलग विकल्पों पर नजर बनाए हुए है। दूसरा है पासी समाज। यूपी में गैर जटाव दलितों में पासी समाज संख्या बल के लिहाज से बेहद मजबूत है। अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में पासी वोट बैंक किसी भी सीट का रुख पलटने की ताकत रखता है। अब तीसरा है पासवान समाज, जो कि पूर्वांचल और बिहार से सटे यूपी के जिलों में पासवान समाज की ठीक ठाक आबादी है, जो रामविलास पासवान के दौर से ही इस परिवार को अपना स्वाभाविक नेता मानती रही है। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के जरिए एक बड़ी लकीर खींची थी। पीडीए के जरिए सपा ने पिछड़ों और दलितों के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ा। अब चिराग पासवान उसी लकीर के समांतरण अपनी नई लकीर खींचना चाहते हैं। वे स्वर्णों में से पंडित और दलितों में से पासी और पासवान को एक मंच पर लाकर एक ऐसा त्रिकोण बनाना चाहते हैं जो यूपी के पारंपरिक दलों के वोट बैंक में सीधे सेंध लगा सके। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब लोक जनशक्ति पार्टी ने यूपी में पैर जमाने की कोशिश की हो। चिराग के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब देश की राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, तब वे भी यूपी में दलित, मुस्लिम, कमजोर वर्गों का एक बड़ा गठबंधन बनाना चाहते थे। लेकिन उस दौर में उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी इतनी ताकतवर थी कि किसी भी तीसरे गैर कांग्रेसी दल के लिए जगह बनाना नामुमकिन सा था।
2024 लोकसभा चुनाव के बाद का अगर हम बदलाव की बात करें तो बिहार में चिराग पासवान ने 5 में से 5 लोकसभा सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट दिखाया। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनकर उन्होंने अपना राष्ट्रीय कद मजबूत किया और अब यूपी में मायावती की पार्टी लगातार कमजोर हुई है, जिससे दलित राजनीति में एक खाली जगह यानी कि पॉलिटिकल वैक्यूम बन गई है और यही वो मौका है जिसे चिराग पासवान बुनना चाहते हैं। मायावती के कमजोर पड़ने के बाद यूपी का गैर जटाव दलित वोट एक विकल्प तलाश रहा है। चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाजवादी पार्टी नगीना जीतकर अपनी जगह बना रहे हैं, तो अखिलेश यादव अपने पीडीए के जरिए दलितों को जोड़ रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान भला पीछे क्यों रहे? चिराग जानते हैं कि अगर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में अपना वजन बढ़ाना है तो बिहार के साथ साथ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी ही होगी। जैसे ही चिराग ने चाणक्य चौपाल और पीथरी का बिगुल फूंका, यूपी के तमाम सियासी दल के कान खड़े हो गए। सबने अपने अपने हिसाब से तीर चलाए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि इन तमाम पार्टियों ने क्या कुछ कहा। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंडितों और ब्राह्मणों के हक की बात हमेशा समाजवादी पार्टी करती रही है। चिराग पासवान को भी यह समझ आ गया है कि मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर चिराग सचमुच इनके हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उन्हें सपा के साथ आ जाना चाहिए, यानी कि वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में उन्हें आने का न्योता दे रहे हैं। दूसरा, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने चिराग पर बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि चिराग पासवान बीजेपी के कहने पर यूपी में वोट काटने और जनता को भ्रमित करने के लिए आए हैं। वे एनडीए में हैं, इसलिए यह सिर्फ जनता को बांटने की सियासत है। अब अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें यानी कि बीजेपी की बात करें तो यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार में ब्राह्मण समाज का पूरा मान सम्मान सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर वर्ग का विकास हो रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि चिराग के इस एक कदम ने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। विपक्ष को डर है कि कहीं चिराग उनका दलित और युवा वोट ना काट ले और बीजेपी को यह दिखाना है कि एनडीए का यह सहयोगी दल यूपी में बीजेपी के अपने कोर वोटर्स पर कितना असर डालता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या यह फॉर्मूला कागजों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच पाएगा? अब चिराग के सामने 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहला है संगठन का अभाव, यानी कि बिहार में चिराग के पास मजबूत काडर है, लेकिन यूपी में 75 जिलों में 403 विधानसभा सीटों पर एलजेपी का बूथ स्तर का ढांचा अभी बहुत कमजोर है। दूसरा, एनडीए का आंतरिक पेच, यानी कि चिराग केंद्र में बीजेपी के साथ है। यूपी में बीजेपी अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुभाष पर पहले से मौजूद है। एनडीए का आंतरिक पेच, यानी कि चिराग केंद्र में बीजेपी के साथ है। यूपी में बीजेपी अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुभाष सपा पहले से मौजूद है। ऐसे में चिराग को एनडीए के भीतर कितनी सीट मिलेंगी या वो अकेले लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा है वोट ट्रांसफर की परीक्षा। क्या स्वर्ण समाज और दलित पार्टी पासवान एक साथ एक झंडे के नीचे वोट ट्रांसफर कर पाएंगे? यह यूपी की जातिगत राजनीति का सबसे पेचीदा सवाल है। तो कुल मिलाकर पूरी तस्वीर क्या है, यह हम आपको समझाते हैं कि चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में कदम रखकर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। उन्होंने ये संदेश दिया है कि वे सिर्फ बिहार के एक क्षेत्रीय नेता बनकर नहीं रहना चाहते, वे जेनजी आधुनिक राजनीति चाणक्य चौपाल पीथरी के जरिए यूपी के उन युवा वर्ग को अपनी ओर खींचना चाहते हैं जो पुरानी लकीरों से अलग सोचते हैं। अब आगे ये देखना होगा कि क्या चिराग का यह पीथरी अखिलेश यादव के पीडीए को टक्कर दे पाएगा या फिर यह सिर्फ चुनाव से पहले का एक सियासी शगुफा बनकर रह जाएगा। आप इस पूरे राजनीतिक दांव पर क्या सोचते हैं? क्या चिराग पासवान यूपी में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर दें।